चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम सेंटर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप अगर दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022 में, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर दे लेना। यह आपका क्लास 9 का है, साइंस का है, यानी कि आपका विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो यह मैं आपको बता चलूँ, यह आपका सेट फर्स्ट है, फिर उसके बाद मैं आपको सेट सेकंड, फिर उसके बाद सेट थर्ड भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके सामने सामान्य निर्देश हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आपके सामने पहला निर्देश है, यानी कि सभी प्रश्न निवार हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और यहाँ पे आप बताते चलूँ, आपको इस प्रश्न पत्र में कोई केवल 50 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। यानी कि 50 गुणे 1 इक्वल टू आपका कितना होता है, तो 50 होता है। यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको कितना अंक मिल जाएगा, 1 अंक मिलेगा। यानी कि टोटल 50 नंबर अगर आप चाहते हो तो आपको 50 क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि और क्वेश्चंस आपके जो है वह आपके वैकल्पिक होने वाले हैं, जिनमें केवल एक उत्तर सही होगा, उसमें से ही आपको वही छांटना है। उत्तर पत्रक में सबसे पहले उपयुक्त गोले को आपको काला करके मान के सबसे उपयुक्त आपको इंगित कर देना है, यानी कि उससे भर देना है, इस तरीके से उसे भर देना है, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता चलूँ, यहाँ से मैं आपको साइंस के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, खासकर ये है किसके लिए है, तो जैक बोर्ड के लिए है। किसके लिए है, जेएससी बोर्ड के लिए, यानी कि झारखंड बोर्ड के लिए है, और एमपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर अब यूपी बोर्ड के लिए भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी अब 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव। इसलिए इस वीडियो को अंत जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्वरण का ऐसा ही मात्र क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यह क्वेश्चन पर आपका दोनों ही मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप हिंदी के क्वेश्चन यानी कि हिंदी में देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो। यानी कि दोनों ही मीडियम में यह क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, क्योंकि यह जैक बोर्ड का है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है त्वरण का ऐसा ही मात्र क्या होता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होता है त्वरण का, तो आपको बताना होगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड जो होता है वह क्या होता है, तो यह तो आपका वेग का होता है। फिलहाल कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वह होता है आपका वेग का होता है। किसका होता है, त्वरण का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है आपका, वही होता है आपका ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता चलूँ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ चार्ज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो होता है वह एक्सेलरेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन दे सकते हो, फिलहाल कि मैं आपको हिंदी में अभी बता रहा हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है एक कार जो है वह 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल आपको निकालना होगी। तो औसत चाल क्या होती है, तो हम यानी कि 100 को कैसे कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो आपका 2 से जब हम काटते हैं तो आपका 50 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके ऑप्शन नंबर जो आपका आ जाएगा, तो वही बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। यानी कि 50 किलोमीटर प्रति आवर जो उसकी चाल आ जाएगी वही एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, बल इज इक्वल टू जो होता है, एफ इज इक्वल टू जो होता है वही होता है एम ए। यह क्या होता है, तो गति के यानी कि न्यूटन की गति के जो सेकंड जो लॉ होता है, यानी कि जो नियम होता है, उसी का हम उपयोग करते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो आपके सामने जो ए यानी कि एम इज इक्वल टू जो आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है वह 2 किलोग्राम दिया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ए इज इक्वल टू जो आपका है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है आपका, यानी कि त्वरण जो है आपका वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपका बल कितना आ जाएगा, यानी कि फोर्स कितना आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ एम में होता है। तो एम के स्थान पर आपको 2 रख देना है, और यहाँ पर ए के स्थान पर आपको 5 रख देना है। तो एफ इज इक्वल टू जो आपका आया है वह कितना आया है, 2 पंजे 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन, क्योंकि जो यानी कि फोर्स की जो यानी कि जो होती है जो राशि होती है, अर्थात जो यानी कि जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यानी कि 10 न्यूटन ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, 5वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देखना होगा चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है वह पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको अच्छी तरीके से देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर, यानी कि चंद्रमा की सतह पर कह रहा है, यदि चंद्रमा की सतह पर यानी कि जो भार है वह 1 किलोग्राम है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका जो यानी कि जो यानी भार हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर
किसी वस्तु का जो भार है वह पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह की यानी निकाला जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी पृथ्वी की सतह पर जब 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर जो होगा वह होगा 1/6 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। मैं आपको इसका कारण भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट की अगर बात करें, छठा वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है धनुष की तनिज डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मान लिया यह एक धनुष है, तो धनुष जो आपके सामने दिया रहा है तो वह क्या है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा, यानी कि धनुष की जो तनिज डोरी है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। अगर यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ, जो धनुष होता है वह जब तना हुआ होता है, अर्थात यहाँ पर तनित की बात हो रही है, यानी कि तनिज डोरी जो है वह तनी हुई है, ना कि वह जा रही है। वह अगर छोड़ दी जाती तो उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती, बट वह यानी कि तनी हुई है, अर्थात उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो चुका है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात में सातवां क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी वस्तु का जो वेग है ये v इक्वल टू जो है जो आपका वह कितना है, यानी दो गुना कर दिया जाए, मान लो यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2v कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ k इक्वल टू जो आपकी होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह क्या होती है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 1/2 mv² होती है, यानी क्या होती है 1/2 mv² होती है। तो b के स्थान पर आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी 2v आ रहा है। तो 2v इंटू 2v यानी 2v इंटू 2v आ रहा है, तो यानी कि 2 से 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका कितना क्या आ जाएगा निकल कर। तो फिलहाल के मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है यह क्वेश्चन पेपर, काफी ही यानी कि इंपोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौगुनी हो जाएगी। यदि आपको यहाँ पर शॉर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वस्तु का वेग जो है वह दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, यानी कि दोगुना का दोगुना अर्थात चौगुना हो जाएगा। और वह यानी कि तिगुनी होती तो 3 गुना का दोगुना यानी कि 6 गुना हो जाती। इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है इनमें से तरंग वेग यानी कि जो होता है वह v होता है और तरंग दैर्घ्य जो होता है वह लैम्डा होता है, तथा आवृत्ति n के बीच संबंध कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो 8 में का आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कि v इक्वल टू होता है वह n लैम्डा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही मैच कर चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जीज, यानी कि जो ऊर्जा का जो व्यावसायिक यानी मात्रक है वह क्या है। तो 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉट है। क्या है ऊर्जा का जो यानी कि मात्रक होता है वह वॉट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सार्वत्रिक यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय यानी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का सही मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ जी होता है, उसका सही मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वह होता है nm² यानी कि अपॉन kg², यानी कि यह होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 11 का भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी पिंड का जो विस्थापन है वह 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपको समझना होगा, यदि किसी पिंड का जो विस्थापन है वह 0 होता हो, यानी कि मान लो यहाँ से यानी कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। मान लो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पर से यहाँ तक यानी बी तक पहुंची, फिर बी से पुनः ए पर आ गई, तो उसका जो विस्थापन हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो कार्य भी 0 ही होगा। क्या होगा, तो कार्य भी 0 ही हो जाएगा, यानी 0 ही जूल हो जाएगा, ना कि वह 1 जूल आएगा। और यहाँ पर ए से निकला और बी पर चला गया और यहाँ पर अगर 2 मीटर की यानी उसने अगर दूरी तय कर दी, यानी कि और यहाँ वापस से नहीं आया, और तो इसका जो यानी कि जो हो जाएगा वह विस्थापन हो जाएगा 2, तो इसका कार्य भी 2 ही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन 12 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। तो आपको जड़त्व निकालना है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। तो क्या साइकिल का होता है, कार का होता है, बस का होता है, या फिर रेलगाड़ी का होता है। क्वेश्चन 12 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलगाड़ी का होता है। रेलगाड़ी का जो जड़त्व होता है वह सबसे अधिक होता है। यह न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम के अनुसार जो होता है वह रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं संवेग, यानी पी कहते हैं। तो संवेग कहते हैं, इनके ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इनके मोमेंटम कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ चुका है। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि
कि ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ क्वेश्चन 14 का आपका आंसर आ जाएगा। तो वह कौन सा आ जाएगा, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य यानी श्रव्यता परास क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो सामान्य मनुष्य होता है, जैसे कि हम तुम हो गया या फिर कोई और हो गया, जैसे कि सामान्य मनुष्य है यानी कि उसके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी जो यानी कि श्रव्य यानी कि क्षमता होती है, अर्थात वह कहाँ से कि कितना सुन सकता है, तो वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। किससे सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया पराश्रव्य तरंगे में आता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो उसकी आवृत्ति होती है, तो उससे अधिक जो होती है वह क्या होती है, तो वह जैसे कुत्ता आ गया तो वह पराश्रव्य तरंगों में आता है, यानी कि इससे अगर मनुष्य सुन ले तो वह बहरा भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन 16 की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी यानी कि स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। स्टील का जो जहाज है वह पानी पर नहीं डूबता है, जबकि लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 16 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह क्या है, उत्प्लावन बल लगता है। क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, जो स्टील का जो जहाज होता है वह इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वह काफ़ी ही जगह में होता है और वह होता है खोखला, जिसमें उत्प्लावन बल आसानी से लग जाता है। बट जो स्टील की जो यानी कांटे की जो सुई होती है, यानी जो सुई होती है, यानी जो पानी जो कांटी होती है वह क्या होती है, वह ठोस होती है, यानी कि वह क्या क्या करेंगे, वह उस पर उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा। और क्वेश्चन 17 की बात करिए, यहाँ पर कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, यानी कि जो होती है यानी कि पी समानुपाती होता है, वह किसके होता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 17 का आपका आंसर आ जाएगा, वह कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा आरोपित बल के, यानी किसके समानुपाती होता है, आरोपित बल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 18 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है तत्व का एक उदाहरण है, तो तत्व का एक उदाहरण कौन सा है, क्या वायु है, पानी है, नमक है, ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पर बता चलूं वायु क्या है, तो वायु तो एक मिश्रण होती है, क्या होती है, गैसों का मिश्रण को ही हम वायु कहते हैं। पानी भी एक मिश्रण, यानी कि पानी क्या है, तो पानी एक यौगिक है, यानी कि दो या दो से अधिक यानी तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि H हो गया H2O, यानी कि H2O जो है वह जल है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़ रहे हैं, यानी कि एक तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक तत्व होता है, नमक भी आपका मिश्रण होता है, बट ऑक्सीजन एक यानी क्या है, तो तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर एक मोल बराबर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक मोल बराबर क्या होता है, कि मोलरता आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मोलरता होता है वह हम किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको उस तरीके से देखना है। एक मोल जो बराबर होता है वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। क्वेश्चन 20 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ ऑप्शन नंबर आपका किस टाइप से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ऑक्सीजन पर कितनी होती है, तो ऑक्सीजन पर इनके ऑक्सीजन जो होता है उस पर 8 होती है, तो 8 को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं 2,6, ये 2,6 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 21 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है प्रतीक यानी कि सी आपका जो यहाँ पर कर रहा है यानी कि कार्बन 6 12 का यानी से कार्बन की द्रव्यमान संख्या आपको निकालना होगी। द्रव्यमान संख्या इसमें कितनी निकल कर आएगी, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ द्रव्यमान संख्या किस टाइप से निकालते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 21 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कार्बन की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या होती है उसी को लिख देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यहाँ पर ये भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यदि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वह ए है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हम निकालते हैं तो वह किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 22 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा A-Z, यानी कि परमाणु जो क्रमांक है वह कितना है, जब A है और परमाणु द्रव्यमान जो है वह Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस अवस्था में
अणुओं की जो ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। तो अधिकतम कब होती है? तो ठोस में होती है, यानी सॉलिड्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अणुओं की ऊर्जा अधिकतम, यानी कि अणुओं की ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। यहाँ पर ऊर्जा की बात हो रही है, यानी कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? यहाँ पर ऊर्जा की बात हो रही है, तो ठोसों में यानी कि ऊर्जा अधिकतम होती है फिलहाल के। और यहाँ पर बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा तेजी कहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ पर गैस से हो जाती है। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन 24 भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 10 की पावर यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके बराबर होता है? तो आपको केल्विन में निकालना होगा। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ केल्विन में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब कोई भी सेल्सियस में दिया जाए तो उसमें हम क्या लिख देते हैं, सेल्सियस में हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, 273 जोड़ देते हैं। 273 जोड़ देते हैं तो सेल्सियस आपको यहाँ पर कितना है, तो 10 है। 10 में जब हम 273 जो हम ऐड करते हैं तो आपका 283 केल्विन आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन मिश्रण है, तो कौन सा मिश्रण है, तो आपको यहाँ पर बता चलूं काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। क्या चांदी मिश्रण है? तो नहीं, चांदी तो एक, यानी क्या है, चांदी तो एक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। चांदी एक तत्व आती है फिलहाल की, चांदी जो है वह क्या है, तो चांदी तो आपकी मिश्रण में नहीं आती है, ना ही हाइड्रोजन के किस मिश्रण में आता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक तत्व है, चांदी भी एक तत्व है। और जल जो है, तो जल क्या होता है, तो जल एक यौगिक होता है, वह भी मिश्रण नहीं होता है। और यहाँ पर हाँ हम कह सकते हैं कि जल एक मिश्रण है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जल एक यौगिक होता है, हमें ऑब्जेक्ट हमें पता होता है। यहाँ पर बात करें कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण होता है। क्या होता है? वायु एक मिश्रण है, क्योंकि यह काफी ही गैसेस का मिक्सचर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 26 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। कितनी होती है? 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 27 की अगर बात करें, ये भी काफी ही इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल जिनकी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकी डिस्कवरी ऑफ, तो आपको यहाँ पर किस टाइप से कह रहा है, रदरफोर्ड का जो है वह अल्फा कण किरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वह किसके लिए था? परमाणु केंद्रक के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था, प्रोटॉन के लिए था, न्यूट्रॉन के लिए था। तो क्वेश्चन 27 का आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 27 में कह रहा है रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन था, प्रकीर्णन द्वारा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग के लिए, खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वह एन के परमाणु केंद्रक के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था, प्रोटॉन के लिए था, या फिर न्यूट्रॉन के लिए था। तो रदरफोर्ड की बात हो रही है, तो वह यानी कि परमाणु केंद्रक के लिए था। किसके लिए था? तो परमाणु केंद्रक यानी कि किसके लिए था, तो यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए था। किसके लिए था? न्यूक्लियस के लिए था। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात नहीं, ये भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 0.5 मोल यानी कि H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको द्रव्यमान निकालना है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ 1 मोल H2O जो होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वह होता है आपका किसके इक्वल होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ वह होता है 18 ग्राम जल के होता है। 18 ग्राम जल के होता है। जब 0.5 मोल है, यानी 0.5 मोल है, अर्थात वह ऑब्जेक्ट से बात है, यानी 9 कितना हो जाएगा, तो 9 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कपड़ा है वह गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, तो सूती एक कपड़ा ऐसा होता है जो कि गर्मियों के समय में ज़्यादा आरामदेह होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन 30 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, तो मिट्टी है, समुद्री जल है, कोयला है, वायु है। तो आपको क्या निकालना है, तो विलयन निकालना है। तो विलयन क्या होता है, तो विलय प्लस विलय इक्वल टू होता है आपका विलयन होता है, इसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि विलयन की आपको यहाँ पर क्या करना है, तो विलयन आपको निकालना है। क्वेश्चन 30 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। समुद्री जल जो होता है वह क्या होता है, वह होता है विलयन, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जल भी होता है और जो होता है उसमें साथ ही साथ नमक भी होता है। क्या होता है, NaCl भी होता है, इसलिए वह खारा पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात ने कि कैनाल किरणें किसके लिए किरण, जो कैनाल किरणें है वह किसका किरण पुंज है, तो आपको पता होना चाहिए कैनाल किरणें है वह किसका किरण पुंज है, तो वह इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 31 का आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्या कैनाल किरणें की बात हो रही है, तो कैनाल किरणें किसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यानी बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 32 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। 17-18 कितने होते हैं, तो 35 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 33 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है,
सोडियम क्या होता है, तो सोडियम पे 11 होते हैं, 11 होते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 8 1 होता है, क्या होता है 2 8 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर क्या है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो अणुओं की संख्या निकालना है, 6.022 × 10⁻23 होता है। वह किस टाइप से निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 34 का आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला यहाँ पर राइट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आना चाहिए। फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, 6.022 × 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 35 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया है, आत्महत्या का जो थैला कहा जाता है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इनके क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो चुका है। क्वेश्चन 37 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन 37 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जाइलम में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स सदैव जाइलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, मलेरिया का रोग वाहक कौन होता है, तो मलेरिया जो फैलती है वह मच्छर के कारण फैलती है, यानी कि मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया फैलता है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 39 की अगर बात करें, ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है, तो वह पाई जाती है किस में पाई जाती है, तो क्वेश्चन 39 का आपको यहाँ पर आ जाएगा आंसर, इनके समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 40 का आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, जैव रसायन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 41 भी काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, इनके सबसे छोटा जो पोषक तत्व होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 41 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 41 का आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, यानी कि जिंक जो है वह एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, ये भी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो वह कौन सा है, पोषण संबंधी है, गति संबंधी है, वृद्धि संबंधी है, फिर शोषण संबंधी है। क्वेश्चन 42 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति संबंधी है, क्योंकि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो वह पादप जो पादप होता है वह गति नहीं करता है, अर्थात वह रुका हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कोई भी वृक्ष है या फिर कोई भी पौधा है वह एक ही जगह पर रहता है, बट हाँ यानी कि उसमें जो जंतु होता है वह क्या होता है, तो जंतु की इनकी दौड़ता रहता है इधर उधर, इसलिए गति संबंधी उसमें क्या है, तो यह अंतर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉग यानी कि मेढक जो है वह क्या है, क्या वह उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है या फिर आर्थ्रोपोड है, तो आपको यहाँ पर बता चलूं मेढक जो है वह उभयचर में आता है। क्वेश्चन 43 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, क्योंकि मेढक जल में भी पाया जाता है और जल के साथ साथ वह स्थल पर भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जमीन इनकी भूमि पर भी पाया जाता है और वह जल के अंदर यानी कि पानी में भी रह सकता है, इसलिए वह क्या होता है, तो वह उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयचर। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा एम्फीबियन, इनके एम्फीबियन आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 44 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक विश्वव्यापी बीमारी है, यानी कि एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा, काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक विश्वव्यापी बीमारी है, क्या बुखार है, हैजा है, सिर दर्द है या फिर एड्स है, तो एक एड्स जो एक ऐसी बीमारी है जो कि विश्वव्यापी बीमारी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बता चलूंगा आपको एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ही इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक संक्रामक रोग कौन सा होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ संक्रामक रोग कौन सा होता है, यानी कि इन्फेक्टियस डिसीज जो होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ मैं आपको यहाँ पर कि ऐसा रोग जो कि संक्रमण के कारण फैल जाए उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या हृदय रोग संक्रामक रोग होता है, तो नहीं। अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है तो उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं है, यानी कि उसे भी हृदय रोग नहीं हो सकता है। क्या कैंसर यानी कि संक्रामक रोग है, तो नहीं। कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है, क्योंकि कैंसर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति में नहीं होता है। यहाँ पर बात करें कुष्ठ रोग क्या होता है, तो कुष्ठ रोग क्या यह है, क्या हो लेप्रोसी जो होता है क्या वह संक्रामक रोग होता है, तो नहीं। कुष्ठ रोग भी यानी कि संक्रामक रोग नहीं होता है, बट हाँ हैजा एक ऐसा बीमारी है जो कि क्या होती है, संक्रमण के कारण फैलती है। किससे फैलती है, संक्रमण के कारण फैलती है, यानी कॉलरा होता है, यानी कॉलरेरा होता है, वह होता है आपका ये संक्रामक रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन 46 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है ओजोन
ओजोन क्या है, ओजोन द्रव है, वाष्प है, ठोस है, गैस है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है ईडीवी क्या है, तो आपको यहाँ पर निकालना है ईडीवी क्या है, तो आपका काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन 47 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। ये धूमक है, धूमक को ही हम ईडीवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण यानी पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, तो वार्षिक वलय कहाँ पर बनते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 48 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा, यानी कहाँ जाएगा, यानी दृढ़ ऊतक, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, दृढ़ ऊतक, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ आपका दृढ़ ऊतक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 49 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, तो नाइट्रोजन में जो प्रतिशतता है वह नाइट्रोजन की जो है वह 78% है, और जो ऑक्सीजन की है वह 21 है, और यहाँ पर बात करें 0.03 क्या है, वह आपकी CO2 की है, क्या है, CO2 की है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन 50 की अगर बात करें, यह क्वेश्चन पर यानी कि यह क्वेश्चन लास्ट रखा गया है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका की बात हो रही है, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली जो इनकी झिल्ली को कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट